हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 20 वर्गीकरण तथा बारंबारता बंटन। और जो बुक हम आज पढ़ने वाले हैं उसका पब्लिकेशन है ज्ञान पब्लिकेशन। तो ज्ञान प्रकाशन का ये चैप्टर नंबर 20 है, वर्गीकरण तथा बारंबारता बंटन। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं प्रश्नावली 20 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 20 का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कह रहा है वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं, सांख्यिकी आंकड़ों का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण को पहले हमें डिफाइन करना है। पहले वर्गीकरण की परिभाषा हम समझते हैं। देखिए, वर्गीकरण क्या होता है, संग्रह किए गए आंकड़ों को उनकी समानता तथा गुणों के आधार पर वर्गों में रखने की एक क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, किस तरह से नोट करेंगे, ध्यान दीजिए। हम हेडिंग डाल लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण संग्रह किए गए आंकड़ों को उनकी समानता तथा गुणों के आधार पर वर्गों में रखने की एक क्रिया है। ये डेफिनेशन पहले मैंने आपको बता दी वर्गीकरण की। अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है उसका आंसर देते हैं कि वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो हेडिंग डालते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य। चलिए अब मैं आपको वर्गीकरण के उद्देश्य बताता हूं। मैं लिखता जाता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा इनको, क्योंकि नोट की गई चीज अस्थायी तो हो जाता है, नोट किया हुआ ज्ञान, और वो ज़्यादा समय तक बना रहता है। वर्गीकरण का उद्देश्य दिए गए आंकड़ों वर्गीकरण का उद्देश्य दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करके उन्हें आसानी से समझाना है। वर्गीकरण क्या करता है, जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित करके आसान बनाकर हमें समझाता है, जिससे उनके विशेष गुण प्रकट हो सके। जिससे उनके विशेष गुण प्रकट हो सके। राइट, ये वर्गीकरण का उद्देश्य होता है। अब इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि सांख्यिकीय आंकड़ों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, या उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सांख्यिकीय आंकड़ों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सांख्यिकीय आंकड़ों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है।
नंबर 1 है उसमें से गुणों के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, अब ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 इसमें होता है सरल वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सरल वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे आपको कोई सारणी दी गई है और इस सारणी में बस आपको दो ही गुण पता चल रहे हैं। जैसे यहाँ बच्चों की संख्या है, यहाँ बच्चों की संख्या है या उम्र है उनकी कि ये 2 साल के बच्चे हैं, किसी गांव में ये 2 साल के बच्चे हैं, फिर 5 साल के बच्चे हैं, फिर 7 के बच्चे हैं और फिर 9 साल के बच्चे हैं। अब 2 साल के बच्चों की संख्या 10 है, 5 साल के बच्चों की संख्या 15 है, 7 साल के बच्चों की संख्या 18 है, 9 साल के 20 है। इस तरह से जहाँ हमें एक किसी भी सारणी के बारे में केवल उसके दो गुणों का पता चलता है तो उसको हम कहते हैं सरल वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसी का ही दूसरा नंबर होता है बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण यानी आपने प्राप्त आंकड़ों को इस तरह से बांटा है कि भाई सबसे पहले तो किसी गांव की जनसंख्या के बारे में ये पता लगाया कि उनमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। और फिर आपने ये भी पता लगाया कि उनमें से कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, कितने साक्षर नहीं हैं, कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितनी नहीं हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते। तो यहाँ जहाँ सारणी में बहुत सारे गुणों का पता लगे आंकड़ों के, तो उसको हम कहते हैं बहुगुण वर्गीकरण। इसका नंबर 2 देखते हैं वर्ग अंतरालों के आधार पर वर्गीकरण। वर्ग अंतरालों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये दूसरे टाइप का वर्गीकरण हो गया। तो वर्गीकरण हम इन दो प्रकार से ही करते हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्गीकरण और सारणियन की परिभाषाएं दो और बताओ कि सांख्यिकी के अध्ययन में इनका क्या महत्व है। देखो, अभी अभी हमने वर्गीकरण की परिभाषा इस वीडियो में सबसे पहले हमने उसी को पढ़ा है। तो वर्गीकरण की परिभाषा अगर लिखने को आए तो आप सेम परिभाषा लिखेंगे जो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताई। वर्गीकरण संग्रह किए गए आंकड़ों को उनकी समानता तथा गुणों के आधार पर वर्गों में रखने की एक क्रिया है। अब हम जान लेते हैं कि सारणियन अगर पूछ लिया जाए इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो सारणियन देखिए, वर्गीकरण के पश्चात सांख्यिकीय आंकड़ों को वर्गीकरण के पश्चात सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है। आपने सारणियां बनी देखी होंगी इस चैप्टर में। तो सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है। एकत्रित आंकड़ों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उन्हें पंक्तियों और कॉलम को बनाकर यानी पंक्ति और स्तंभ बनाकर उनको क्रमबद्ध किया जाता है। इस विधि को हम सारणियन कहते हैं। अब अगर बात है इसकी परिभाषा लिखने की तो इसकी परिभाषा को किस तरह लिखेंगे, चलिए जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा और सारणियन हेडिंग डालेंगे। सारणियन ये होगा सांख्यिकीय आंकड़ों को वर्गीकरण के पश्चात सारणियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
सारणियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एकत्रित आंकड़ों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उचित रीति से पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध किया जाना सारणियन कहलाता है। ये हो गई सारणियन की परिभाषा। अब इसी क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा है कि सांख्यिकीय अध्ययन में इसका क्या महत्व है। तो हम हेडिंग डालेंगे सांख्यिकीय अध्ययन में महत्व। देखिए इसका क्या महत्व है, इसको जानते हैं। इसके प्रयोग से सांख्यिकी के अध्ययन में सुविधाएं होती हैं। व अध्ययन आसान बनता है। देखिए इनको नोट कर लीजिएगा सभी को, आप भी, और इनको याद भी रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये जो एग्रीकल्चर वाला मैथमेटिक्स है इसमें परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाती है 2-2, 3-3 नंबर में। इसलिए मैं आपको परिभाषाएं बड़े अच्छे ढंग से नोट करा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि सारणियन कितने प्रकार से किया जाता है और इनमें तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारणियन के प्रकार मैं बताता हूं। सारणियन 3 प्रकार से किया जाता है। चलिए हम प्रॉपरली लिखते भी हैं। सारणियन के प्रकार। सारणियन 3 प्रकार से किया जाता है। चलिए नंबर 1 होता है इसमें सरल सारणियन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंकड़ों के केवल एक गुण का पता चलता है। केवल एक गुण का पता चलता है आंकड़ों के। ठीक है। दूसरा होता है द्विगुण सारणियन। इसमें आंकड़ों के केवल 2 गुणों का पता चलता है। 2 गुणों का पता चलता है। ठीक है, आप लिख लेना पूरा। थर्ड, फिर है बहुगुण सारणियन, तीसरे नंबर पे। इस सारणियन में आंकड़ों के 2 से अधिक गुणों का पता चलता है। 2 से अधिक गुणों का पता चलता है। राइट।
अब अगर बात करें इनको एग्जाम्पल से समझने की, तो सरल सारणियन के लिए अगर आपको कहीं पर ऐसे आंकड़ों का आपको पता है जहां पर लाइक एज हमें कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे इस तरह लिखे गए हैं 6, 7, 10, 12, 2। तो यहाँ केवल एक ही गुण का पता चल रहा है, सॉरी 2 नहीं होगा इसमें, 13 मान लीजिए इसको। यहाँ केवल एक ही गुण का पता लग रहा है कि ये सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, तो ये सरल सारणियन हो गया। फिर हम देखेंगे कि द्विगुण सारणियन क्या होता है। द्विगुण सारणियन वो होता है जिसमें हमें आंकड़ों के 2 गुणों का पता लगता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर चित्र अटैच किया है जिसमें वर्ष 1921, 1931, 1941, 1951 और 1961 में पुरुष और स्त्रियों की संख्या दर्शाई गई है। तो इस सारणी से हमें स्त्री और पुरुष 2 गुणों के बारे में पता लग रहा है, तो इसलिए ये द्विगुण सारणियन है। फिर तीसरा होता है बहुगुण सारणियन। बहुगुण सारणियन में क्या होता है कि इसमें जो सारणी होती है हमें 2 या 2 से अधिक गुणों के बारे में बताती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जनसंख्या है उसमें विभिन्न वर्षों में पुरुष और स्त्रियों की संख्या के साथ साथ हमें शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष उनका योग, शिक्षित महिलाएं और अशिक्षित महिलाएं उनका योग और कुल योग के बारे में बताया गया है। यहाँ हमें बहुत से गुणों का पता लग रहा है, इसलिए ये बहुगुण सारणियन है। ठीक है, तो इसमें अब हमें कहा गया है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सारणियन करते समय। तो इसको मैं बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए सारणियन करते समय या सारणियाँ बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सारणी का शीर्ष यानी टाइटल देना आवश्यक होता है। नंबर 2, अन्वेषण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सारणी के स्तंभ और पंक्तियां पर्याप्त होनी चाहिए। नंबर 3, सारणी का आकार न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा। यदि सारणी की सामग्री बहुत अधिक हो तो उन्हें अनुसारणियों में प्रस्तुत करना चाहिए। डी, प्रत्येक स्तंभ का उपशीर्षक देना आवश्यक है। ई, आंकड़ों की सांख्यिकीय इकाइयां भी जैसे रुपए, सेंटीमीटर, हजार, लाख, एयर, क्विंटल आदि उपशीर्षकों के साथ लिखनी चाहिए। फिर नंबर एफ है कि यदि आंकड़े बड़े होते हैं तो उन्हें हजार और लाख के सन्निकट बनाकर लिख देना चाहिए। नंबर जी, विभिन्न कॉलमों के पदों का योग उसके नीचे तथा पंक्तियों का योग उसके सामने दाईं तरफ देना चाहिए। यदि उपविभाग हो तो उनके योग के अतिरिक्त सबका पूर्ण योग भी देना चाहिए। एच है, सारणी में जहां तक संभव हो सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विभिन्न आंकड़ों की तुलना सरल हो जाए। ऐसे आंकड़ों को पास पास रखना चाहिए। यदि आंकड़ों के संबंध में कोई विशेष सूचना देनी होती है तो वह टिप्पणी के रूप में सारणी के नीचे देनी चाहिए। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अटैच किया है, आप इसको देख लीजिएगा। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 40 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न प्रकार हैं। 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क लगाकर बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को नोट कर लेते हैं, फिर मैं एक गजब की ट्रिक बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ भी गलत नहीं होगा और एकदम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, दिए गए आंकड़ों को मैंने नोट कर दिया है। 40 आंकड़े हमारे पास हैं। 10-10 का वर्ग अंतराल लेकर हमें टेलीमार्क लगाकर यहाँ बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो चलिए हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम वर्ग अंतराल, यहाँ हम टेलीमार्क लगाएंगे
यहाँ हम बारंबारता लिखेंगे और यहाँ हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। राइट। चलिए आप इसको स्केल का यूज करके अच्छी सी सारणी बनाना। मैं विदाउट स्केल यहाँ बना रहा हूँ, मेरी नकल आप मत करिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में आपकी कॉपी बोलती है, आप तो बोलते नहीं। तो आपकी कॉपी अच्छी लगनी चाहिए देखने में एग्जामिनर को। ठीक है। सबसे पहले वर्ग अंतराल, हमें यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या देखनी होगी कि आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या क्या है। अभी तो मुझे 12 सबसे छोटा दिख रहा है, फिर भी एक बार इन सबको देख लेते हैं कि क्या 12 से छोटी कोई संख्या है, नहीं है। तो वर्ग अंतराल हमें शुरू करने हैं 10 से लेकर, और फिर हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। फिलहाल मुझे 75 नजर आ रही है। 75 के बाद 76 इससे बड़ी हो गई, 76, 77 भी आ गई, एक और बड़ी संख्या आ गई। अच्छा, लास्ट 77 है, 77 सबसे बड़ी संख्या इसमें है। तो इसका मतलब हमें ये 80 तक ले जाने होंगे। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है। अब मैं इस सारणी को बंद कर लेता हूं इस तरह से। आप स्केल की सहायता लेकर एक अच्छी सी सारणी बनाएंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगे। देखिए, अब हम इन संख्याओं में वो संख्याएं ढूंढेंगे जो 10 और 20 के बीच आती है, जिनमें 10 तो हो लेकिन 20 नहीं होना चाहिए, 20 से कम कम वाली संख्याएं। और उन पर हम ऐसे सर्कल करते जाएंगे। 1, 10 से 20 वाली याद रखना, 1, 2, 3, 3 है तो 3, एक और हो गई, ये 16 है ना, 4 हो गई, 4 हो गई। तो हम यहाँ 4 टैली मार्क लगाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ लिखेंगे बारंबारता 4। संचयी बारंबारता वाला कॉलम हम सबसे बाद में बनाएंगे। अब देखिए, वे संख्याएं ढूंढते हैं जो 20 से 30 तक हैं, जिसमें 30 नहीं है, 29 तक होंगे। ठीक है, 20 से 29 तक, 20 से 29। अच्छा, ये 17 तो 10 से 20 वाले में था ना, ये छूट गया हमसे। तो इसको हम यहाँ पर तिरछा डंडा लगाकर, क्योंकि 5वां टैली मार्क जो हम खींचते हैं वो 4 के ऊपर तिरछा खींचते हैं, इसको करेक्ट करके यहाँ 5 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं 20 से 30 वाले, 20 से 30 वाले। देखिए, एक तो ये 1 हो गया, 1 सेकेंड रो में देखते हैं, 2, 2, 2, 2, बस 2। तो यहाँ 2 टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर हम देखते हैं 30 से 40 के बीच में, तो 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लिख देंगे हम 7। ठीक है। फिर देखते हैं 40 से 50 के बीच वाले, तो 1 हो गया, 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9। तो 9 है यहाँ पर ऐसी संख्या है जो 40 से 50 के बीच में है, 1 2 3 4, 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब ढूंढेंगे 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच वाली, तो 1 2 3
4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ लिख देंगे 6। अब 60 से 70 के बीच में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख देंगे। 70 से 80 के बीच वाली देखते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं ये हैं, 1 2 3 4, 4 टैली मार्क लगाएंगे, 4 लिख देंगे। अब हम इन सबको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 40 हो गए हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये 75 रह रहा है ना, इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। 70 से 80 वाले के बीच में एक 5वां मार्क लगा के इसको करेक्ट करके 5 लिखते हैं। ठीक है, अब हम इनको ऐड करके देखेंगे। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 9 और 4 13, 23, 23 और 6 हो गए, 23 और 6 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। अब हम संची बारंबारता सारणी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, इस 5 को एज इट इज आगे लिख देते हैं, फिर इस 5 में ये वाली बारंबारता, इसके पीछे वाली बारंबारता 2 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। फिर 7 को यहाँ लिख लेते हैं, 7 में ये वाला 7 जोड़ देंगे तो 7 और 7 14 हो जाएगा। फिर 14 को यहाँ लिख लेंगे और इसमें 9 जोड़ देंगे तो 9 और 4 13, 23 हो जाएगा। फिर 23 को यहाँ लिख लेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, ये 29 हो जाएगा। फिर 29 को आगे लिख लेंगे, उसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएगा। 35 को फिर आगे लिख लेंगे, उसमें 5 जोड़ देंगे और ये 40 आएगा। लास्ट वाली संची बारंबारता वही आएगी जो इनका योग होगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है 30 बराबर बराबर खेतों में गेहूं की उपज कुंतलों में दी गई है। 5-5 कुंतलों के वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क लगाकर बारंबारता एवं संची बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। तो चलिए पहले दिए गए आंकड़ों को हम नोट कर लेते हैं। दिए गए आंकड़े हम नोट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर 5-5 का वर्ग अंतराल लेने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है और सबसे बड़ी संख्या है, ढूंढते हैं उसको। फिलहाल मुझे 45 नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या 45 से भी बड़ी है। इस लाइन में तो नहीं है, इस लाइन में 49 है और 49 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, तो लास्ट 49 है। अच्छा, ये बड़ी और छोटी संख्या देखने का हमारा उद्देश्य बस इतना होता है कि हमें अपने वर्ग अंतराल कहाँ से लेकर कहाँ तक के लेने हैं। तो चलिए सारणी को तैयार करते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल टैली मार्क बारंबारता फिर संचयी बारंबारता। ओके, देखिए सबसे छोटी संख्या 8 है और हमें 5-5 के वर्ग अंतराल लेने हैं। तो शुरू करना है 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। राइट, 45 से 50। अब हम यहाँ पर संख्याएं देखनी शुरू करते हैं। सबसे पहले उन संख्याओं को उठाते हैं जो 5 से लेकर 10 के बीच में आती हैं। तो ढूंढते हैं, 10 उसमें नहीं है तो इसलिए 10 हमें नहीं लेना है। एक संख्या हुई, 1 2 2, 2 संख्याएं ऐसी हैं तो हमें क्या करना है, 2 टैली मार्क लगाने हैं। यहाँ लिखना है 2। ठीक है, फिर हम देखते हैं 10 से 15 के बीच वाली, 10 भी उनमें शामिल होता है। तो 1 2
अच्छा 10 से 15 ये नहीं होगा भाई, ये 15 भी नहीं होगा। एक, ये दो, 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 बस दो ही, यहाँ भी दो ही संख्याएं आएंगी। फिर हम देखते हैं 15 से 20 वाली, जिनमें 15 भी शामिल होगा और 16 भी शामिल होगा। तो एक, दो, दो तो ये हो गई, 19 भी होगा, 3 हो गई, 3, 20 नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। 3, 3, 3, 4, ठीक है 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ऑलराइट 4, और यहाँ लिख देते हैं 4। फिर 20 से 25 के बीच वाली, एक तो 22 आएगा इसमें, 1, 2, 25 नहीं लेंगे, अपर लिमिट नहीं ली जाती, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं ऐसी हैं, तो 4 और एक 5 और एक 6, यहाँ लिख देंगे 6। 25 से 30 वाली देखते हैं, 25 से 30 वाली, तो 1 हो गई, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3 संख्याएं ऐसी हैं, यहाँ हम लिख देंगे 3। लेकिन ये 17 छूटा हुआ है, और 17 किसके बीच में आता है? 15 से 20 के बीच में, तो यहाँ पर एक और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 30 से 35 के बीच वाली देखते हैं, 1, 2, 35 नहीं लेंगे, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 लिख देंगे। अब 35 से 40 के बीच वाली देखते हैं, 35 से 40 के बीच वाली, 1, 2, 3, बस 3 संख्याएं ऐसी हैं, तो यहाँ 1, 2, 3, यहाँ लिखते हैं 3। फिर 40 से 45 के बीच वाली देखते हैं, 40 से 45, 1, और बस एक संख्या ऐसी है, तो यहाँ एक टैली मार्क लगाएंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 45 से 50 के बीच वाली देखते हैं, 1 और एक 2, 2 संख्याएं ऐसी हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 टैली मार्क लगाकर, यहाँ 2। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 30 बन रहे हैं। 2 और 2 4 और 5 9 और 6 15 और 3 18 और 6 24 और 3 27 और 1 28 और 2 30। वाकई इनका योग 30 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। अब हम संची बारंबारता बनाते हैं। 2 एज इट इज, 2 में 2 जोड़कर 4, 4 में 5 जोड़कर 9, 9 में 6 जोड़कर 15, 15 में 3 जोड़कर 18, 18 में 6 जोड़कर 24, 24 में 3 जोड़कर 27, 27 में 1 जोड़कर 28, 28 में 2 जोड़कर 30। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट और आंसर आ जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आपको दे रहा हूं होमवर्क। आप इन क्वेश्चन को करके देखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो पाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते एक बात और, कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं पर बहुत कम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये चैनल आपका अपना है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले और हम आगे कुछ बड़ा करें और आपको इसी तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।